तो मतलब प्रोटॉन का जो मास होगा वो इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 1837 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड बोथ आर नियरली इक्वल टू 1 mu। और कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं किस किस में एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास में, सर इनमें डिफरेंस क्या होता है सर कि 1 mu जो होगा ना वो होगा बराबर किसके, मास ऑफ 1 एटम। किसका 1 एटम ऑफ, रेफरेंस कौन सा, कार्बन 12, उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे भाई। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12। अब समझ में आ रहा है कि क्लोरीन का अपन एटॉमिक मास 35.5 क्यों बोलते हैं। इसका कितना मास, इससे पूछने पे तेरा मास कितना है तो क्या बताएगा ये? तो आज का टॉपिक जो रहेगा बेटा अपना दैट इज द एटॉमिक मास। अब मुझे ये बताओ कि एटॉमिक मास का क्या मतलब होता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक मास? नो, व्हाट इज एटॉमिक मास? मैं मास नंबर नहीं पूछ रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एटम। कितने एटम का मास? एक एटम का मास। तो एक एटम का जो भी मास होगा ना बेटा उसी को अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम लिखते जाओ साथ ही साथ में। एक एटम का जो मास होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक मास। अब एक बात मुझे ये बता दो, क्या किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालना बहुत इजी काम है कि बहुत मुश्किल काम है? इजी काम है। क्या एटम हमें दिखता है क्या? जो चीज दिखती नहीं है बेटा उसका मास कैसे निकाल लोगे? और उसका मास निकालना इजी काम होगा कि मुश्किल काम होगा? बहुत मुश्किल काम है। एक तो दिखता नहीं है बेटा, इतना छोटा है, और उसका मास जो आप कैलकुलेट करोगे जो भी आएगा वो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, बहुत छोटी वैल्यू आएगी। तो उसका जो उतना प्रिसाइज मास होगा बेटा वो निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और एटॉमिक मास निकालना साइंटिस्ट लोगों के लिए हमेशा से चैलेंजिंग रहा है। ये हमेशा से क्या रहा है, चैलेंजिंग ही रहा है, क्योंकि एटम इतना छोटा होता दिखता ही नहीं है यार। अब कोई चीज दिखेगी नहीं, कोई भी चीज, उसका मास कैसे निकालोगे भाई? मान लो इसका मुझे मास निकालना, तो इसका मास तो मैं निकाल सकता हूँ ना बेटा, साइज बड़ा है, दिख भी रही है, एक वेइंग मशीन लाएंगे उस पर रख देंगे, मास मुझे मिल जाएगा, काम खत्म। लेकिन एटम ऐसा नहीं होता ना, एटम बहुत छोटा होता है। इस वजह से एटम का मास निकालना बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक रहा है साइंटिस्ट लोगों के लिए। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले ना साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, डाल्टन ने स्टार्टिंग की थी कहानी इसकी। तो डाल्टन ने सबसे पहले ये किया था कि उसने ये बोला कि यार एटम का मास तो अपन लोग तो निकाल ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। जब एटम का मास नहीं निकाल सकते तो उसने ये किया कि जितने भी एटम थे ना बेटा उन एटम में से एक एटम को पकड़ा, और वो एटम कौन सा था, हाइड्रोजन। और उसने ये बोला कि अपन ऐसा कर लेते हैं कि जब एटॉमिक मास अपन निकाल ही नहीं पा रहे तो अपन ऐसा मान लो ना भाई कि हाइड्रोजन के मास को अपन अज्यूम कर लेते हैं। और कितना अज्यूम कर लेते हैं, 1। तो उसने अज्यूम कर लिया कि हाइड्रोजन का जो मास होगा बेटा वो कितना है, 1 होता है। ये अज्यूम किया, होता कुछ नहीं, उसको खुद नहीं पता कितना होता था, बड़ी अज्यूम्ड कि चलो मान लेते हैं हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है। और फिर उसने ये बोला कि हाइड्रोजन का मास अगर मुझे पता चल जाएगा ना बेटा तो मैं क्या करूंगा, इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, बाकी दूसरे एटम्स का मास निकाल लूंगा जैसे। और रेस्पेक्टिव मास निकालना इजी होता है। अब रेस्पेक्टिव मास अपन ऐसे निकालते हैं, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन रहा, अब मुझे क्या निकालना बेटा, ऑक्सीजन का मास निकालना। तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन लूंगा और साथ में ऑक्सीजन लूंगा, दोनों की रिएक्शन करवा के क्या बना दूंगा बेटा, मैं H2O बना दूंगा। अब ये दोनों किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं बेटा, उसके अकॉर्डिंग अपन, अगर मुझे H का मास पता होगा तो उसके रेस्पेक्ट में मैं O का मास निकाल लूंगा। अगर मान लो इस रिएक्शन में मान लो 10 ग्राम क्या कंज्यूम हुआ बेटा, ठीक है। और मान लो कि यहां पर आपका 80 ग्राम, कौन सा कितना ग्राम, 80 ग्राम, सब एग्जांपल है ना, भी अपन एग्जैक्ट उस वैल्यू पे जा ही नहीं रहे। और मान लो कितना आपका, या 160 ग्राम मान लो, कितना यूज हुआ, ये 160 ग्राम यूज हुआ, ठीक है। अब मुझे बताओ O का मास कितना होगा विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, 16। अगर हाइड्रोजन का मास जब 10 ग्राम था तो O कितना मिल रहा था बेटा, 160। तो अगर हाइड्रोजन का मास में 1 मानूंगा तो O का मास कितना मिलेगा मुझे, 16 मिलेगा। इसका मतलब O का जो मास होगा वो हाइड्रोजन के मास से क्या होगा, 16 टाइम ज्यादा होगा। और H का कितना भी मान लो, अगर मान लो H के मास को मैं 2 मान लूं तो फिर O का मास कितना मिलेगा मुझे, 32 मिले। O का मास हमेशा H के मास से 16 टाइम ज्यादा है। तो अपने लिए या डाल्टन के लिए ये बात इजी था कि भाई H का मास फिक्स कर लो। अब H के मास को फिक्स करने के बाद में आप क्या करो, उसके रेस्पेक्ट में बाकी एटम्स के मास निकाल लो।
लेकिन ये जो मास अपन निकाल रहे हैं बेटा, ये एब्सोल्यूट मास है कि रिलेटिव मास है? ये तो रिलेटिव है सर, एब्सोल्यूट थोड़ी ना है भाई। एब्सोल्यूट का मतलब एग्जैक्ट इसका मास 16 थोड़ी ना होता है। ये 16 तब होगा जब उसका मास कितना होगा, 1 होगा। अब इसका मास कितना होता है मुझे नहीं पता, ये तो अज्यूम किया अपन लोगों ने। तो ये जो भी मास निकाला सब अपन कौन सा मास निकाल रहे हैं बेटा, ये रिलेटिव मास। तो सबसे पहले हमारे पास कोई चारा भी नहीं था बेटा साइंटिस्ट लोगों के पास, तो साइंटिस्ट लोग यही करते थे, एच एटम के मास को फिक्स कर लिया, उसके रेस्पेक्ट में अपन लोग बाकी सब एटम के मास निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम आई कि जो एच होता है ना बेटा, हमें पता है कि हाइड्रोजन जो गैस होगी हाईली फ्लेमेबल होती है। अब हाईली फ्लेमेबल गैस होगी तो इसको लेबोरेटरी लैब में थोड़ा कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता था कि आग लग जाए तो। मान लो आपको क्या कर रहे हो, आप हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ओ का मास निकाल रहे हो, तो आप एच और ओ को मिक्स करोगे, और एच क्या है भाई, हाईली फ्लेमेबल गैस है। पता चला किसने आग पकड़ ली, और जो बंदा मिक्स कर रहा था वो बंदा वो खुद मिक्स हो गया। ये सुनो, तो बाद में साइंटिस्ट लोगों को लगा कि यार ये ठीक अपन अच्छा किया था, लेकिन थोड़ा सा ना इसके साथ प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन गैस को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। और एक तो ऐसे सीन भी हो गए कि भाई आग लेबोरेटरी में आग वगैरह लग गई थी, तो उस वजह से कुछ प्रॉब्लम भी हो गई। तो साइंटिस्ट लोगों को लगा कि नहीं यार थोड़ा सा हाईली फ्लेमेबल होने की वजह से थोड़ा सा सेफ नहीं है भाई। तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा किया, ठीक है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एटम चेंज करना पड़ेगा, कुछ दूसरे एटम को ढूंढना पड़ेगा। और दूसरे एटम को अपन क्या मान लेंगे बेटा, रेफरेंस मान लेंगे। जिस तरह एच को अपन ने क्या माना था, रेफरेंस एटम ही तो मानना है, उसका मास एक अज्यूम कर लिया। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने किया कि एच को छोड़ो, अब आते अपन किस पर, ओ पर आते हैं। तो फिर बाद में साइंटिस्ट लोगों ने लगभग 1920 के आसपास ओ को मान लिया क्या, रेफरेंस एटम। इसकी पूरी कहानी ना, कहानी सुनते रहना बस। और उन्होंने बोला कि हम जो भी मास निकालेंगे अब किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, ओ के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट में। अब ओ के साथ अच्छी बात ये थी बेटा कि ओ देखो, एक तो ओ हर जगह अवेलेबल है, उतने ज्यादा फ्लेमेबल भी नहीं है, और साथ ही साथ में ओ की जो रिएक्टिविटी होती है बेटा वो भी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन हर किसी के साथ रिएक्शन कर लेगी। अगर मान लो आप ऐसा बंदे को रेफरेंस मान लोगे जो किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन ही नहीं कर रहा, तो क्या उसका कोई यूज रहेगा क्या आपके लिए, नो सर। अरे रिएक्शन होगी, कंबाइन होगा, तभी तो अपन दूसरे एटम का मास निकाल पाएंगे। और हाइड्रोजन की रिएक्शन लगभग सबके साथ हो जाती है। क्या हाइड्रोजन मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्शन कर लेता है क्या, बिल्कुल कर लेता है, एमजीओ बना लेता है। क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्शन कर लेता है क्या, यस सर। क्या बना लेगा बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। तो ऑक्सीजन के साथ एक अच्छी बात साइंटिस्ट लोगों को ये मिली कि भाई इसको हैंडल करना भी इजी है, आग लगने की कोई दिक्कत ही नहीं है। और दूसरा, इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा है, तो ये किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेगा। मेरे को किसी का भी मास निकालना हो, मैं ऑटो के साथ उसकी रिएक्शन करवा दूंगा, और थोड़ा स्टोइचियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट लगाकर अपन इजीली दूसरे बंदे का मास निकाल लेंगे। तो पहले किसको रेफरेंस एटम माना गया, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी, बाद में रेफरेंस एटम चेंज करके किसको मान लिया गया बेटा, ऑक्सीजन को। और ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन ध्यान रखना ये जो मास अपन ओ को वो मान के निकाल रहे हैं बेटा, क्या ये भी एब्सोल्यूट मास है कि रिलेटिव मास है, ये भी रिलेटिव ही है, ये कोई एब्सोल्यूट मास नहीं है। लेकिन इसके रिलेटिव मास से साइंटिस्ट लोगों का काम चल रहा था, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, जो निकालना चाह रहे थे बेटा वो काम हो रहा था बढ़िया से। लेकिन कहानी में फिर ट्विस्ट आता है 1961 के आसपास या 1950 के आसपास पता ये चला कि जो ऑक्सीजन है ना बेटा, ये ऑक्सीजन अकेला होता ही नहीं है, इस ऑक्सीजन के क्या होते हैं। और वो जो रेफरेंस मान रहे थे बेटा, कौन से ऑक्सीजन को मान रहे थे, वो 16 वाले को। किसको मान रहे थे, 16 वाले। बाद में नौटंकी ये हो गई कि सर ये ऑक्सीजन है ना भाई, इस ऑक्सीजन के भी बहुत सारे क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। ये कभी पता चला, 1950s में पता चला साइंटिस्ट लोगों को कि भाई ओ का तो यार 15 वाला भी होता है, ओ का तो यार 17 वाला भी होता है, ओ का 18 वाला भी होता है। ठीक है, तो फिर ये प्रॉब्लम आ गई कि आपने जो ओ ले रहे थे वो कौन सा लें, आपने 16 वाला लेंगे, 15 वाला लेंगे, 18 वाला लेंगे, कौन सा लें भाई, समझ पा रहे हो। फिर यहां पर फिर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ साइंटिस्ट लोगों के बीच में। और इवन यहां भी कुछ ऐसा भी होगा कि कुछ साइंटिस्ट लोग, जैसे केमिस्ट्री में ना भाई, तो केमिस्ट्री में क्यों हमें मास तो भी फिजिक्स में भी चाहिए होगा एटम का, और केमिस्ट्री वालों को भी चाहिए होता, तो यहां पर ऐसा भी देखने को मिला कि केमिस्ट्री वाले बंदे कुछ एक पर्टिकुलर ओ को रेफरेंस मान रहे थे, और फिजिक्स वाले दूसरे ओ को मान रहे थे। बोले नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, हम तो 16 वाले को मानेंगे। केमिस्ट्री वाले ने हम 17 वाले को मान लेंगे। तो फिजिक्स वाले अलग को रेफरेंस मानने में लग गए, और केमिस्ट्री वाले अलग को लगे, उनके बीच में दो डिवीजन हो गया। ये सुनो, तो फिर यहाँ प्रॉब्लम आ गई, यार ये तो बड़ा लोचा है, फिजिक्स वाले अलग चल रहा है, केमिस्ट्री वाले अलग चल रहे हैं, तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी, तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात। तो फिर लास्ट में जाकर फिजिक्स वाले भी बैठे साथ में, केमिस्ट्री वालों को बिठाया, चलो मिलकर को सोल्यूशन निकालते हैं। अब सोल्यूशन उन्होंने ये निकाला, उन्होंने बोला कि ठीक है यार इस ओ को अपन हटा दो यार, इसका ओ का बहुत हो गया, क्यों ना अपन एक नया आइटम पकड़ते हैं। और नया आइटम उन्होंने फिर कौन सा पकड़ा,
कार्बन पकड़ा, फिर प्रॉब्लम ये है कि कार्बन में भी कौन सा पकड़े, कार्बन में तो बहुत सारे होते हैं, कार्बन के भी तो क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं, तो कौन सा पकड़े भाई। तो उन्होंने बोला कि भाई कार्बन में से उस वाले आइसोटॉप को पकड़ो जो स्टेबल हो। भाई जिसको आप रेफरेंस मानने वाले हो वो कम से कम स्टेबल तो रहे कि नहीं रहे, बिल्कुल रहना चाहिए। और ऐसा भी होना चाहिए कि जिसको आप रेफरेंस मान रहे हो बेटा वो इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जब ये सब कुछ ढूंढा तो उनको जो सब कुछ बढ़िया मिला वो कौन सा मिला बेटा, कार्बन 12 मिला। कार्बन 12 स्टेबल भी है, हर जगह मिल भी जाता है, गेटिंग। इस वजह से फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि अपन कार्बन 12 को ही रेफरेंस मानेंगे। क्या मानेंगे, कार्बन 12 को रेफरेंस माना जाएगा। और इस बात पर फिजिक्स वाले भी और केमिस्ट्री वाले दोनों एग्री कर गए। अब एग्री कर गए तो फिर अपना जो दिक्कतें चल रही थी बेटा वो समाधान हो गया उसका। तो फाइनली अपन कहां पे पहुंचे, कार्बन 12 पे। अब एक और प्रॉब्लम है यहां पर, कि कार्बन 12 का मान तो लिया, लेकिन क्या अपन यहां पर जो मास होगा, क्या मास को, एटम के मास को मैं केजी या ग्राम में डिनोट कर सकता हूं क्या। अरे भाई यार केजी में कैसे निकालोगे मास, एटम का मास तो कतई छोड़ना आएगा। अब केजी में अगर आप निकालो तो आपका वैल्यू कैसे आएगी बेटा, 0.00000000000000000 पता चला जीरो, बहुत सारी जीरो आई, फिर आए 4 और लास्ट में लगा केजी। अब एटम का मास ऐसे बताना कन्वीनियंट रहेगा क्या। कोई पूछेगा बताओ हाइड्रोजन का मास बताओ, 0.00000000001 केजी। अबे बोलने में टाइम लग जाएगा, 0 0 कितनी बार बोलोगे, आई समझ में। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने एक और बात सोची कि यार ऐसा करते हैं अपन लोग, एटम का मास मेजर करने के ना अपन लोग एक यूनिट बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, यूनिट। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो यूनिट आप बना रहे हो बेटा वो ऐसी होनी चाहिए जिससे अपन छोटा सा मास भी इजीली कन्वीनियंटली मेजर कर पाए या कन्वीनियंटली उसको लिख पाए। जैसे मान लो सपोज करो कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट, मान लो अर्थ है, सपोज करते हैं अर्थ। अब जो अर्थ का जो मास है बेटा, कि अर्थ के मास को मैं ग्राम में लिख पाऊंगा क्या, लिख तो सकते हैं, लिखने की मना नहीं, लेकिन ग्राम में लिखेंगे तो जो थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा कि कन्वीनियंट नहीं रहेगा, अरे नहीं रहेगा। नॉर्मली अपन क्या करते हैं बेटा, किसी भी चीज का मास, अगर बड़ी कोई चीज है उसका मास अपन किस में बात करते हैं, टन्स में बात करते हैं, 5 टन 2 टन 3 टन, है समझ। लेकिन छोटी चीज है, किसी का मास कम है तो अपन कहां चले जाते हैं, फिर टन में बात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि इसका मास को मैं टन में थोड़ी ना बोलूंगा, इसका मास 0.001 टन है, इसका मास को मैं किससे डिफाइन कर दूंगा, फिर ग्राम में चले जाएंगे। तो जैसा हमें कन्वीनियंट होता है ना भाई, उस हिसाब से अपन लोग यूनिट बना लेते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों को भी यहाँ क्या करना है बेटा कि यार केजी में नहीं कर सकते, केजी में बोलेंगे तो अजीब सा लगेगा, सर ये कोई कन्वीनियंट नहीं, तरीका नहीं बोलने का, 0.00 बोलते जा रहे हो, और ना ही ग्राम में करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक नई यूनिट बनाने की सोची कि अपन ऐसा करते हैं, एक नई यूनिट बनाते हैं, किसकी, एटॉमिक मास की। और जो नई यूनिट होगी दैट इज द AMU। कौन सी होने वाली बेटा, AMU। फुल फॉर्म क्या। अब नई भी कोई भी जब यूनिट आप बनाते हो ना बेटा, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यूनिट को डिफाइन करना पड़ता है। जैसे मान लो, अगर मान लो मैं एक यूनिट बनाता हूं किलोग्राम, और एक यूनिट मान लो मैंने टन बनाई, दोनों किसकी यूनिट है बेटा, ये मास की यूनिट है भाई, किलोग्राम भी मास की और टन भी मास की। अब एक और मान लो ग्राम भी ले लेता हूं साथ ही साथ में, तो ग्राम भी किसकी यूनिट है बेटा, ये भी मास की। जब 3 यूनिट आप किसी भी एक चीज की बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ये मास की तो यूनिट है, तो क्या इन तीनों यूनिट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा कि नहीं होगा, और बिल्कुल होगा। मास की जितने भी यूनिट है बेटा वो आपस में रिलेटेड होती है। जैसे ग्राम केजी से किस हिसाब से रिलेटेड है कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, टन केजी से किससे रिलेटेड है, 1 टन इक्वल्स टू 1000 kg, सब आपस में क्या है, रिलेटेड ही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर आप एमयू की यूनिट बना रहे हो बेटा, तो एमयू को पहले तो आप डिफाइन करोगे, एमयू का मतलब क्या है, आप एमयू को किस हिसाब से डिफाइन करोगे। तो उन्होंने ऐसा बोला, देखो ध्यान से, उन्होंने बोला कि ठीक है अभी कर रहे हैं कि 1 एमयू जो होगा ना वो होगा बराबर किसके, मास ऑफ 1 एटम। किसका 1 एटम ऑफ, जो रेफरेंस कौन सा, कार्बन 12, उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे भाई। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12। तो उन्होंने ऐसे डिफाइन कर दिया कि ऐसा करते हैं यार, एक यूनिट बनाए हैं मैंने एमयू, तो उसको मैं ऐसे बना रहा हूं कि 1 एमयू का मतलब ये होगा कि कार्बन 12 का एक एटम पकड़ो, उसका जो भी मास आएगा वो निकाल लो, उस मास को कितने से डिवाइड कर दो, 12 से कर दो, फिर जो भी आएगा वो किसके बराबर होगा, 1 एमयू के बराबर। ध्यान रहेगा।
तो ये तो हो गई एमयू की डेफिनेशन कि व्हाट इज 1 एमयू। 1 एमयू इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1 एमयू। ठीक है, अब मुद्दा है कि अगर मुझे एमयू की वैल्यू निकालने बेटा तो मुझे क्या पता होना चाहिए, किसका मास, कार्बन 12 के एक एटम का मास। अब अपना टारगेट रहेगा कार्बन 12 के एक एटम का मास निकालना। चलो निकालते हैं। तो मुझे निकालना बेटा यहां पर मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अब कार्बन 12 के एक एटम का मास निकालना, तो मुझे ये बताओ कार्बन 12 का मास कैसे निकाले अपन एक एटम का। मान इस रूम का मुझे मास निकालना है, तो रूम का मास निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, किसी रूम में क्या क्या चीजें हैं, टेबल है, तो सबके मास को क्या करूंगा मैं, टेबल के मास निकाल लूंगा, फिर सबके मास को जोड़ दूंगा, तो मुझे किसका मास मिल जाएगा, रूम का मास मिल जाएगा। मुझे मेरा मास पता करना, तो मेरा मास पता करने का तरीका क्या है, मेरी बॉडी में जितने भी पार्ट्स होंगे सबके मास अलग अलग निकाल लो और बाद में जाकर सबके मास को जोड़ दो, तो मुझे अपना मास मिल जाएगा। उसी तरीके से कार्बन 12 का मुझे मास निकालना, तो पहले ये पता कर लो बेटा कार्बन 12 किससे बना हुआ है, कार्बन 12 के अंदर क्या क्या है। तो हमें पता है भाई कार्बन 12 में क्या क्या चीजें होंगी बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे और प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे। तो कार्बन 12 में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन्स भी। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन भी कितने हैं, 6, और न्यूट्रॉन भी 6। तो अगर मुझे कार्बन 12 के एक एटम का मास निकालना, तो मैं सिंपली क्या करूंगा भाई, मैं बोल दूंगा भाई ऐसा कर लेते हैं बेटा, मास ऑफ, या ऐसा कर लो सीधा लिख लेता हूं 6 इंटू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ जाओगे, प्लस 6 इंटू द मास ऑफ प्रोटॉन और प्लस 6 इंटू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो तीनों तीन चीज से बना है आपका कार्बन 12। तीनों चीजों के मास को क्या कर दो, जोड़ दो, तो आपको कार्बन 12 का एटॉमिक मास मिल जाएगा। सही बात है कि नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या क्या करना बेटा, ये निकालना, ये निकालना, ये निकालना, तीनों को जोड़ना। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, सबको पता होगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी में बात करो -31, ग्राम में जाओगे -28 हो जाएगा। उसी तरीके से प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का 1.6728, हाँ लगभग कितना हो, इंटू 10 टू द पावर -27 केजी, ग्राम में करोगे तो -24 ग्राम हो जाएगा। उसी तरह अगर मान लो मुझे किसका मास निकालना है, न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है सर, 1.6748 के आसपास होता है। ठीक है, इंटू 10 पर -27 केजी, ये तीनों के मास होते हैं सर। सही है कि नहीं है, सही है। आगे चलते हैं सर, फिर सही है तो। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स में किसका मास सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम। क्या देखने में ऐसा भी लगता है क्या बेटा मुझे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग सेम ही है भाई, कहाँ है -27 -27, ये भी 1.67, इतने वैल्यू तो सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ लोचा। तो थोड़ा सा मास किसका ज्यादा है, न्यूट्रॉन का हल्का सा ज्यादा है। और इतना कम हल्का ज्यादा है ना बेटा कि पूरी केमिस्ट्री में अपन लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को लगभग सेम ही मानेंगे। गेटिंग, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ पहली बात तो कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होगा वो नियरली बराबर होगा, या पहले ऐसे लिख देता हूं, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। लेकिन दोनों का जो मास होगा वो बड़ा होगा किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ रही है, ये बात भी ध्यान रखो। अब मैं एक बात और चाह रहा हूं बेटा, मुझे एक को चीज यहां पर ये पता करनी है कि जो इलेक्ट्रॉन, जो न्यूट्रॉन का जो मास है या प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से कितना ज्यादा है, कितना टाइम्स ज्यादा है। तो वो कैसे निकालेंगे, अरे भाई मुझे इलेक्ट्रॉन का मास पता है, प्रोटॉन का मास पता है, दोनों के मास को क्या करूंगा मैं, डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, उनका रेशियो पता चल जाएगा, मुझे उससे पता चल जाएगा भाई कितने टाइम्स उसका मास ज्यादा है। और जब अपन करेंगे ना बेटा यहाँ पर, आप जब करोगे कि आप जब मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे, चाहे तो वैल्यू पुट कर दो, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है बेटा 1.6728 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी बेटा 1837 के आसपास। अब इससे क्या पता चल रहा है मुझे कि यही तो पता चल रहा है ना अभी कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है उसको उधर ले जाओ, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा बेटा क्या होगा 1837 टाइम्स द मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन। इंपॉर्टेंट रिलेशन, ध्यान रखना। तो मतलब प्रोटॉन का जो मास होगा वो इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 1837 टाइम्स ज्यादा होता है। तो क्या इस रिलेशन को देखकर एक और बात आपको दिमाग में नहीं चल रही है बेटा कि सर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के कंपेरिजन में कुछ भी नहीं है भाई। 1837 टाइम उसका ज्यादा है, इसका तो कुछ भी नहीं हुआ ना फिर तो इसका मतलब अपने ऐसा बोल सकते हैं क्या बेटा कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, इज नेग्लिजिबल। किसके कंपेरिजन में, कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। अगर ऐसा होगा तो मैं आपसे पूछूं कि जो अपन ने ये रिलेशन बनाया बेटा ये वाला, तो इस वाले रिलेशन में तो भाई जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है, क्या इस मास को मुझे कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। प्रोटॉन के मास में इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ने से कोई फायदा होगा क्या, नहीं होगा भाई, क्योंकि प्रोटॉन का मास तो बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। ये तो वही बात हो जाएगी बेटा कि आपके पास एक क्या है, तालाब है, तालाब का पानी होगा, उस पानी में आप एक डब्बा पानी और डाल रहे हो, तो क्या एक डब्बा पानी डालने से तालाब का पानी बढ़ जाएगा क्या, नो सर। उसमें डब्बा पानी डालो या फिर मत डालो, तालाब के पानी में कोई फर्क मतलब पड़ेगा, इतना कम पड़ेगा कि पढ़ने नहीं पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। और जब ऐसा है तो इसका एक कंक्लूजन यहां से निकाल सकते हैं कि अपन लोग, इसका मतलब तो फिर ये हुआ सर कि एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन के मास को जोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों जोड़े भाई, जब मतलब ही नहीं निकल रहा बेटा उसका, उसके जोड़ने नहीं जोड़ने से कोई फायदा ही नहीं हो रहा तो मैं क्यों जोड़ूं। ठीक है, तो क्या उस इक्वेशन को वापस में मॉडिफाई कर सकता हूं क्या बेटा कि मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 इक्वल टू 6 इंटू द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। इतना ही लिखेंगे भाई अपन, इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर करेंगे नहीं। इस बात को ध्यान रखना, दिमाग फिट कर लो कि एटॉमिक मास में अपन कभी भी इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं करते या जोड़ते नहीं है, क्योंकि उसका मास इतना कम होता है कि जोड़ने नहीं जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, और जोड़ेंगे तो हमारी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, इस बड़े से बड़े तो उसको जोड़ो या आप नहीं। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या करना है भाई, अब मुझे इसका मास निकालना है बेटा, सिंपली मुझे क्या करना है, ठीक है सर, 6 इंटू द मास ऑफ, 6 इंटू द मास ऑफ प्रोटॉन, कितना मास था प्रोटॉन का 1.6728 इंटू 10 टू द पावर माइनस, अब मैं ग्राम में लिखना चाह रहा हूं तो माइनस 24 ग्राम, ठीक है, प्लस 6 इंटू 1.6749 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, 12 तो चल ही रहा है ना भाई, कि अपन कार्बन 12 का निकाल रहे हैं केवल कार्बन 12 का निकाल रहे हैं ना अपन लोग। हाँ ठीक है, कार्बन 12 का निकाल रहे हैं तो डिवाइड हटा दो, अभी बाजू लगा देंगे इसको। ठीक है, अब मैं सीधा ना इसको 1 AMU की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, मैं एक साथ ही सोल्व करूंगा भाई, अलग अलग नहीं करना मुझे। तो 1 AMU क्या जाएगा बेटा, ये वैल्यू, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। ये जो वैल्यू आप निकालोगे बेटा, ये वैल्यू आएगी आपकी 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। और जब एमयू आप लगाओगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम अपॉन 12, 12 से 12 कट जाएगा सर, और आपके पास जो 1 AMU की वैल्यू मिलेगी, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये वैल्यू आपको मेमोराइज करनी है। जो 1 AMU होता है एक्चुअल में उसको ग्राम में अगर अपन डिनोट करें तो इट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नो सर, आगे बढ़ते हैं कहानी को फिर। अब एक और बात समझाओ, अब मैं आपसे पूछूं, देखना ध्यान से, ये तो 1 AMU की वैल्यू होगी, क्या देखने में नहीं लग रहा है कि सर ये जो 1 AMU की वैल्यू आई ये लगभग प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन के मास के बराबर ही है। अरे भाई प्रोटॉन के मास में ये तो था 1.67 था 29, उसमें 1.6748 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, मुझे वैल्यू थोड़ी सी छोटी है, लेकिन थोड़ी सी वो नेग्लिजिबल तो छोटी हुई ना भाई। तो क्या मैं 1 AMU जो मास होगा उसको एक प्रोटॉन के मास के बराबर मान सकता हूं क्या, बिल्कुल मान सकते। क्या 1 AMU मास को मैं न्यूट्रॉन के मास के बराबर भी मान सकता हूं क्या, बिल्कुल मान सकते हो। तो क्या फिर ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं कि सर मास ऑफ प्रोटॉन is nearly equal to mass of neutron and both are nearly equal to 1 AMU।
नियरली में बात चले, एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तीनों में है नो डाउट, लगभग सेम सा है, लगभग। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, अगर ऐसी कहानी है सर तो देखो ध्यान से, मान लो वापस मैं लेता हूं कार्बन 12। अब मुझे कार्बन 12 का मास निकालना एएमयू में, किसमें? एएमयू में। तो देखो ध्यान से, कार्बन 12 का मास निकालना, तो मुझे पता है कि कार्बन 12 का मास कैसे निकालेंगे अपन लोग बेटा, कि कार्बन 12 में क्या क्या चीजें हैं भाई? 6 तो प्रोटॉन है सर, तो 6 इंटू द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू द मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 6 इंटू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन के मास को तो लेने का मतलब है ही नहीं, उसको हटा दो। तो 6 इंटू द, अब मास ऑफ प्रोटॉन को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 एमयू, और मास ऑफ न्यूट्रॉन को भी 1 एमयू। तो 1 एमयू, 6 इंटू 1 एमयू प्लस 6 इंटू 1 एमयू कितना हो जाएगा? लगभग 12 एमयू। नहीं आई? सीधा लिख दूं, तो कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास होगा वो हो जाएगा सर 12 एमयू। ठीक है, तो एक शॉर्टकट लगा सकते हैं क्या, कि सर इसका मतलब तो ये आया ना, ये 12 तो क्या होता है? मास नंबर। 12 मास नंबर इधर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना बेटा, इसका मतलब तो सर ये हुआ ना, कि जो एटॉमिक मास आएगा कोई सा भी एटम हो, वो क्या होगा? उस एटम का जो भी क्या होगा, मास नंबर हो, वो लिख लो, और उसके पीछे एम लगा दो, हो गया काम। इतना दिमाग क्यों लगाए? समझ रहे हो? लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो अपन बात कर रहे हैं बेटा, ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू में बात करेंगे या अप्रोक्सीमेट में बात करें? अप्रोक्सीमेट में बात चल रही है, लेकिन इससे अपना काम चल जाएगा। तो अपन लगभग ये बोल सकते हैं कि जो एटॉमिक मास होगा, अगर किसी भी एटम का आपको मास निकालना ना एएमयू में, तो कुछ मत करो भाई, उस एटम का मास नंबर, क्या मास नंबर हमें आता है क्या? हर एटम का मास नंबर हमें पता है, 30 तक तो हम लोगों से 20 तक तो याद कर ही रखा है, और भी कर लेंगे। तो मास नंबर लिख देना, और मास नंबर के पीछे क्या लगा देंगे? एएमयू, तो वही उसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास होता है। कोई समस्या, कोई दिक्कत? नो। अब मैं आपसे पूछूंगी, बताओ फिर इसी बात पर, कि आपका ये जो एटम होगा कौन सा 1H1, इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 1 एमयू। सिंपल सी कहानी, कुछ करना नहीं सर अब तो, 1 एमयू। अब मैं आपसे पूछूंगा हीलियम का एटॉमिक मास कितना होगा? हीलियम का एटॉमिक मास, और हीलियम का एटॉमिक मास 4 एमयू। अरे मास नंबर लिखना है, एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर 4 एमयू। एक और बात, कभी कभी ना आप लोगों से ना वो किसी एटम का जो एटॉमिक मास होगा ना बेटा, वो ग्राम में पूछेगा, यू फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इन ग्राम। एमयू में तो हो गया, कितना हीलियम, एमयू में कितना होगा हीलियम का एटॉमिक मास? 4 एमयू। लेकिन मान लो मैं आपसे पूछूं कि बता इसका ग्राम में निकाल के बताओ बेटा, इसका ग्राम में कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं है सर, क्या करना है, एमयू की जगह अपन ग्राम में लिख देंगे। तो कैसे करेंगे? 4 तो सर 4 रहेगा, 1 एमयू कितना ग्राम होता है? अभी रिलेशन निकाला था कितना, 1.66 इंटू 10⁻20। ग्राम में लिख रहे हैं तो ग्राम में तो 24 होता है, और मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा भैया? 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, और ये जाएगा 4 और 2 6, 6.64 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये हो जाएगा आपका हीलियम के एक एटम का मास इन ग्राम। कुछ दिक्कत? नो सर। अब आपसे पूछे कि नहीं, आपको हीलियम एटम का जो मास निकालना है बेटा, वो केजी में निकालना है, इन केजी। और समझ पा रहे हो? देखो एमयू कितना बढ़िया है। अगर मेरे को ग्राम में हीलियम एटम का मास बोलना पड़ता तो मैं क्या बोलता हूँ? 6.64 इंटू 10⁻24 ग्राम। वहां क्या बोलना पड़ रहा है? 4 एमयू। बोलने में कोई दिक्कत आ रही है? अरे बहुत बढ़िया, 4 एमयू, बस कहाँ बोलना है? 4 एमयू, काम खत्म। ग्राम में बोलते तो 6.64 इंटू 10⁻24 ग्राम, और भाई इतनी बड़ी वैल्यू, सीधा बढ़िया 4 एमयू। केजी में करो, केजी में कितना जाएगा बेटा? इतना सेम रहेगा, इस ग्राम को यही केजी में चेंज कर दो तो कितना जाएगा? -27 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो 6.64 इंटू 10⁻27 क्या केजी। ठीक है, कुछ होमवर्क लिख लो फटाक से पहले तो इस टॉपिक के। कुछ आइटम मैं आपको दे रहा हूँ, सबका एटॉमिक मास आपको निकालना है, जल्दी जल्दी करना है। तो मान लो आपको एक आइटम दे दिया मैंने, कौन सा? 1H2, इसका एटॉमिक मास निकालना, और तीनों में निकालना, वो तीनों बोले तो एमयू में निकालो, 2 में निकालो, 3 ज्यादा हो जाएंगे, एक ही तो बात है वो। एमयू में और ग्राम में, 2 में निकालना है, एमयू और ग्राम में। घर पे करना है। 2H 1H2, एक आप निकालो Cl 17
35, एक आप निकालो AR 18 40, एक आप निकाले ना ZN 30 और 63, और भी आप निकाल लो, जैसे आप निकाल लो, किसका निकालना चाहोगे सर? FA का निकाल लो, 26 की जगह 56। तो लगभग कुछ आइटम्स आपके सामने मैंने लिखे, इन सबका आपको एटॉमिक मास निकालना इन MU एंड ग्राम। कर लोगे घर पे? चलिए, ये तो बात होगी एटॉमिक मास की। अब अगला आते हैं अपन लोग एटॉमिक वेट पर। अब एक टर्म्स आपने सुनी होगी बेटा, एटॉमिक वेट। और कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं किस किस में, एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास में। सर इनमें डिफरेंस क्या होता है सर? ठीक है, तो डिफरेंस कुछ ना होता, सिंपल सा डिफरेंस है, देखो ध्यान से, कि जो एटॉमिक वेट होता है ना भाई, इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 1 MU। ये एग्जैक्टली अगर बात करें ना बेटा, अपन एग्जैक्टली बात करें तो ये 1 MU नहीं होगा, ये भी आप लिख सकते हो, वो आएगा फाइनली, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा कुछ होता है कि एटॉमिक मास लिख लो ऊपर, डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कि जो नीचे मैंने लिखा, कि इसका मतलब 1 MU आने वाला है क्या? कार्बन 12 का कितना था? 12 MU। कितने डिवाइड करना है? 12 से, 12 तो 1 MU। तो लेकिन डेफिनेशन ऐसे है, लेकिन इसके वैल्यू मुझे पता कितने आने वाले बेटा? MU आने वाली है। तो मुझे बताओ एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास, पहले तो ये बता एटॉमिक वेट की यूनिट क्या होगी? और नीचे भी MU है, तो MU से MU कट गया, तो क्या बचेगा? यूनिटलेस। तो एटॉमिक वेट जो होता है ना बेटा, ये यूनिटलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होती है सर। अब मुझे बताओ, क्या एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगी क्या? अरे भाई इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना बेटा, ये तो 1 है। तो भाई जो भी एटॉमिक मास होगा वही किसके बराबर होगा? एटॉमिक वेट के। बस एटॉमिक वेट में क्या हो जाएगा? यूनिट हट जाएगी। एटॉमिक मास में अपने MU लगा देगा, एटॉमिक वेट MU नहीं लगाएंगे, सिंपल वैल्यू लगाएंगे। समझ आई कि नहीं आई? ठीक है सर, तो यूनिट लेस हो गया, और ये इसका फॉर्मूला है, आप चाहो इसको लिख लो, लिख तो लो, लिखने में तो अच्छी बात है। तो ये एटॉमिक वेट का आपका एक सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा, कोई समस्या? चलिए, अब ये बात होगी किसकी? एटॉमिक वेट की, एटॉमिक मास की। एक और बात करेंगे अपन लोग, एवरेज एटॉमिक मास। हेडिंग लगाओ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जी, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। अब देखना ध्यान से, जैसे मान लो आपके सामने एक एटम में रख रहा हूं, Cl 1735, उसे दिक्कत? अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इस एटम का एटॉमिक मास कितना होगा? हाँ जी बताएं। 35 है MU। अरे कुछ नहीं करना सर, मास नंबर देखो, पीछे MU लगा दो, हो गया एटॉमिक मास। तो 35 MU। कुछ दिक्कत? नो सर। मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस वाले का कितना होगा? 37 MU। कोई दिक्कत ही नहीं है सर। तो एटॉमिक मास निकालने में हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या ही थोड़ी सी यहां पर ये होगी, देखो ध्यान से, कि सर जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन, इसका मतलब क्या है? मुझे समझा दो, व्हाट इज क्लोरीन? ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्लोरीन का मास नंबर क्या होगा? मास नंबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मास, मास नंबर। क्या क्लोरीन एक ही टाइप का एक बंदा है क्या? नो सर। तो क्लोरीन कितने टाइप के बंदे होंगे? दो या दो से ज्यादा टाइप के बंदे। का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? आइसोटॉप्स। क्लोरीन जब भी आपके दिमाग में आता है, ऐसा नहीं क्लोरीन एक टाइप का कोई एटम नहीं है, क्लोरीन में दो टाइप के बंदे होते नॉर्मली। कौन कौन से? एक क्लोरीन होगा 37 वाला, और एक क्लोरीन होगा कौन सा? 35 वाला। ये दोनों ही क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन। मैं आपसे हाइड्रोजन का क्या मतलब है? तो आप लोगों के साथ हाइड्रोजन के तीन मतलब है, कौन कौन से? 1H1, 1H2 और 1H3, तीन आइसोटॉप्स होते हैं सर हाइड्रोजन के। अब जब क्लोरीन का एक मतलब नहीं है, तो मैं आपसे पूछूं कि क्लोरीन का मास कितना होगा, एटॉमिक मास?
और क्यों नहीं कह सकते? कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ, अब एक समस्या सर, अब क्लोरीन का सर समस्या यहाँ पर ये है कि क्लोरीन का एटॉमिक मास मुझे निकालना, सर ये भी क्लोरीन है, इसका एटॉमिक मास निकालोगे तो कितना आएगा? 37 mu। इसका अकॉर्डिंग आंसर करूँ तो कितना आएगा? 35 mu। अब कौन सा आंसर करूँ सर? इसका अकॉर्डिंग तो 35, उसका अकॉर्डिंग 37। ये तो समस्या है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? एक ही सोल्यूशन है क्या? दोनों के मास का क्या ले लो? एवरेज ले लो। इसका लेंगे अपन इसका एवरेज, लेकिन एक और बात समझना, समस्या एक और यहाँ पर कि सिंपल एवरेज नहीं ले सकते। सिंपल एवरेज चीजों का कब लिया जाता है बेटा? जब दोनों चीजें इक्वल प्रोपोर्शन में हो। दोनों चीजें अगर बराबर बराबर है तो आप सिंपल एवरेज ले लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन समस्या यहां पर ये कि दोनों जो आइसोटॉप्स होंगे ना इस क्लोरीन के, ये नेचर में ना इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं मिलते हैं। जो ऊपर वाला जो आइसोटॉप होगा ये आपको मिलता है 25% और नीचे वाला मिलता है आपको 75%। अगर मैं सिंपल एवरेज लेके आंसर दूंगा तो आप क्या बताओगे सर कि इसका एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा? 36, 35 है, 37 दोनों एवरेज लो, जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 36 हो गया। लेकिन 36 बोलना सही होगा क्या? 36 बोलना कब सही होता? जब दोनों सेम प्रोपोर्शन में होता, ये भी 50% होता, वो भी 50% होता, तो अपन सिंपल एवरेज ले लेते। अब मुझे एवरेज तो लेना, ये तो फिक्स हो गया, लेकिन कौन सा एवरेज लेना बेटा? वेटेड एवरेज, जहां पर मैं इनके वेट ये कितना प्रोपोर्शन है उसको मैं वेटेज दूंगा। गेटिंग? तो सिंपल अपन एवरेज नहीं निकाल सकते सर, यहां पर मुझे वेटेज एवरेज निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं सर, कैसे निकालेंगे? तो देखो ध्यान से, तो इसका जो वेटेज एवरेज एटॉमिक मास होगा वो कैसे निकालेंगे सर? तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो तरीका सीख लो एक बार। दो आइसोटॉप है सर, 35 वाला और 37 वाला। तो अपन क्या करते हैं, पहले इसको पकड़ते हैं 35 वाले को। इसका कितना मास, इससे पूछने में तेरा मास कितना है, तो क्या बताएगा? 35 है, तो अपन लिखेंगे भाई इसका मास ठीक है 35 है। फिर इससे क्या पूछेंगे भाई कि तेरा प्रोपोर्शन कितना है, तो कितने प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करता है? तो बोलेगा मैं 75% में एग्जिस्ट करता हूं। तो फिर अपन क्या करेंगे बेटा? 35 इंटू 75, और परसेंट है तो डिवाइड बाई 100। समझ रहे हो? इसका काम अब उससे पूछते हैं तेरा मास कितना, बोले मैं 37 है, ठीक है भाई तेरा 37 है। फिर पूछे कि भाई तेरा प्रोपोर्शन बता, बोले मैं 25% एग्जिस्ट करता हूं, तो 25/100। क्या बोलते हो? सॉल्व करो। 25 से कट जाएगा बेटा, 3 टाइम्स हो गया, और ये आपका 4 टाइम्स, ये भी कटेगा 1 और 4, 4 एलसीएम ले लो, इसको मल्टीप्लाई करो। 35 × 3 कितना होगा? 105। सही है ना भाई? डिवाइडेड बाय 4, ये कितना होगा बेटा? 37/4। 4 आ जाएगा एलसीएम, कितना हो जाएगा बेटा ऊपर? 105 और 107 37 कितना होगा? 142। ठीक है ना भाई? डिवाइडेड बाय 4, फटाफट कर लो, 2 हो जाएगा 71, और 71/2 करोगे तो 35.5। अब समझ में आ रहा है कि क्लोरीन का अपन एटॉमिक मास 35.5 क्यों बोलते हैं? तो एक्चुअली में वो क्लोरीन का एटॉमिक मास नहीं है, वो उसका एवरेज एटॉमिक मास है। क्योंकि क्लोरीन दो आइसोटॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 35 और 37, तो ये 35.5 निकालते हैं बेटा, ये एवरेज वाला एटॉमिक मास है सर। तो कभी कंफ्यूजन होता है सर, क्लोरीन का मास नंबर तो 35 होता है, जबकि उसका एटॉमिक मास 35.5 होता है, तो 35.5 कहां से आ गया? समझ में कहां से आया? इन दोनों का अपन लोगों ने क्या निकाला बेटा? एवरेज। निकालने का जो नंबर आएगा दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास। और हमेशा, और एक और बात समझना, अब इस मास का अपन यूज क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि ये दोनों जो आइसोटॉप्स होंगे ना भाई, ये हमेशा एक साथ ही लेंगे होंगे। अगर मान लो आपने 100 ग्राम क्लोरीन लिया, कितना ग्राम? तो 100 ग्राम क्लोरीन में 75 ग्राम इसका होगा और 25 ग्राम उसका होगा। ये हमेशा मिक्स ही रहेंगे, इनको सेपरेट नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन नेचर में ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। उसी तरह अगर मान लो डब्बे में हाइड्रोजन गैस लेता हूं, तो एक्चुअल में उस हाइड्रोजन गैस में कौन कौन से टाइप के एटम्स होंगे? वो तीनों ही होंगे। उसमें 1s1 भी होगा, उसमें 1s2 भी होगा, उसमें 1s3 भी होगा। तो किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स होते हैं वो एक साथ ही होते हैं हमेशा। ठीक है, और जब एक साथ ही होते तो ऑब्वियस सी बात है यार, मुझे तो कौन सा मास लेना चाहिए? फिर तो एवरेज वाला लेना चाहिए। गेटिंग? तो जब भी अपन यूज करेंगे एटॉमिक मास, हमेशा कौन सा वाला यूज करने वाले हैं? एवरेज एटॉमिक मास ही यूज करेंगे। एक्चुअली वही यूज करना चाहिए भाई, उसी का सेंस बनता है यूज करने का, इनका कोई सेंस ही नहीं बनता। गेटिंग? नॉट गेटिंग? लिखो, कितना उतारो जल्दी से।
अब ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे क्या एवरेज एटॉमिक मास के आप लोग? कुछ नहीं करना भाई, आइसोटॉप्स आपको गिवन होंगे, उनका मास दे देगा वो, प्रोपोर्शन दे देगा, इसे तो करना है कि नहीं करना है? एक क्वेश्चन कर लो जल्दी से। ऐसा करता हूँ, इसको मैं होमवर्क में दे दूंगा आपको क्वेश्चंस, कुछ होमवर्क दे दूंगा आप लोगों को एवरेज एटॉमिक मास के, तो वहीं कर लेंगे उसको ना, मैं अभी अलग से नहीं करवा रहा। समझ में आया? ठीक है, अब आ जाओ भाई, ये हो गया एटॉमिक मास की बात। एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? क्या उसी तरह अपन एवरेज एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं क्या? तो वही चीज, जो एवरेज एटॉमिक मास निकालो उसमें बस एम हटा दो, वो एवरेज एटॉमिक वेट बन जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं अलग से नहीं करवा रहा, वो आप समझ जाओगे। अब अगला आते हैं अपन मॉलिक्यूलर मास, या उससे पहले एक और बात, इसको रहना दो अभी, उससे पहले एक और बात। जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूं, मैंने लिखा यहाँ एक बंदा Na 1122 हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस बंदे का आपको एटॉमिक मास बताना है। और एक और बात ध्यान समझना, एटॉमिक मास का मतलब हमेशा एवरेज एटॉमिक मास ही होता है, सामने वाला मेंशन करें या फिर ना करें। जैसे पीरियड टेबल में जो भी मास आप पढ़ते हो ना, फिर देखते हो इसका मास लिखा होता है, वो कौन सा होता है? एवरेज वाला ही होता है। क्वेश्चन में जब भी यूज करेंगे एवरेज ही करेंगे, और जो आपको गिवन होगा वो भी कौन सा गिवन होता है? एवरेज ही होता है। आयरन का गिवन होगा 56 पॉइंट कुछ, तो कौन सा मास है उसका? एवरेज एटॉमिक मास है। तो एवरेज वर्ड वो मेंशन नहीं करता, वो लिखा नहीं, वो ये एवरेज, वो लिख देगा ये एटॉमिक मास है, बाय डिफॉल्ट वो एवरेज वाला ही होता है, कहने का मेरा ये मतलब है। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे पूछूंगा एटॉमिक मास कितना होगा सोडियम का, तो आपका आंसर क्या होगा सर? 23 क्या एमयू, एमयू लगाना कंपलसरी है। मैं आपसे पूछूंगा सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होगा? एटॉमिक वेट, तो आप क्या बोलोगे? केवल 23, एम हटा दो, बाकी सेम चलेगा। ठीक है, अब मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं वो ये पूछना चाह रहा हूं, अगर मान लो मैं इसका पूछूं आपसे कि Na+ का एटॉमिक मास कितना होगा? 24 एमयू। क्यों 24? क्यों? क्योंकि मैंने तो कुछ बोला है नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, तो ध्यान रखना, ये प्लस आ जाए या मान लो ये माइनस भी आ जाए, माइनस प्लस किसकी वजह से आता है बेटा? इलेक्ट्रॉन की वजह से। प्लस आने का इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और माइनस आने का इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। जब इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होगा तो हम पहले ही बात कर चुके हैं ना अपन लोग, तो क्या कि भाई इलेक्ट्रॉन के मास को तो कंसिडर करना ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन के मास को आपको कंसिडर करना ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कम हो या फिर ज्यादा हो, उससे एटॉमिक मास पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। कहने का मतलब इतना रहेगा, तो ध्यान रखना, Na हो या Na+ हो, Na+ का भी एटॉमिक मास कितना लूंगा बेटा मैं? 23 एमयू लेने वाला हूँ। Na- होगा उसका भी कितना लूंगा मैं? 23 एमयू ही लूंगा। गेटिंग? नॉट गेटिंग? गेटिंग। तो ये बात ध्यान रखना, प्लस और माइनस आने से एटॉमिक मास पे कोई फर्क, रीजन तो याद है अपन को, क्यों नहीं पड़ता सर? क्योंकि एटॉमिक मास में अपन इलेक्ट्रॉन के मास को वैसे ही काउंट नहीं करते, और प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन के बढ़ने और कम होने से एटॉमिक मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। ठीक है यहाँ तक? ठीक, अब आ जाओ मॉलिक्यूलर मास पर। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब क्या होता है सर मॉलिक्यूलर मास, जल्दी बताएं। जरा एटॉमिक मास होता है सर, उसी तरह मॉलिक्यूलर मास होगा। एटॉमिक मास किसका मास होता है? एक एटम का मास। तो मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास, सिंपल सी कहानी है सर। तो मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हो? कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो ध्यान से, मान लो एक मॉलिक्यूल लेता हूं यहां पर मैं H2O। अब मैं आपसे पूछूं कि इस H2 का मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो सिंपल सी कहानी है सर, अपन बोल देंगे ना बेटा ये जो H2 मॉलिक्यूल है, तो सर ये बना तो एटम से ही है ना भाई, तो यही तो मतलब है। इस मॉलिक्यूल में दो एटम हाइड्रोजन के, दो एक एटम ऑक्सीजन का। तो मैं सिंपल से ऐसे बोल दूंगा ना बेटा, इसका अगर मुझे मास निकालना तो मैं क्या करूं भाई? इन तीनों एटम का क्या निकाल लो? एटॉमिक मास निकाल लो, तीनों का एटॉमिक मास को जोड़ दो। अब इस एच का कितना एटॉमिक मास होता है? 1 mu, नीचे वाले का भी 1 mu और इसका भी 16 mu, और तीनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा बेटा आपका? 18 mu। तो वाटर का जो एटॉमिक मोलिकुलर मास होगा दैट इज द 18 mu। लिखते जाओ सब चीज। सो द मोलिकुलर मास ऑफ द वाटर इज द 18 mu। निकालने का तरीका सिंपल से सर,
इस तरह कर लो सर, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। एटॉमिक मास हमें आता ही है, उसको जोड़ के अपन लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल। एक और एग्जांपल है, CO2 का निकालना है मुझे मॉलिक्यूलर मास। किससे निकालोगे सर? अब तरीका सीख लो। अब बार बार ये तो कोई बताने का तरीका, आपको इतना कुछ नहीं करना, सीधा अपनाएंगे। सीधा करने का तरीका क्या होगा बेटा, पहले पढ़ो ये कौन सा आइटम है, कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, और एमयू लास्ट में लगाया करो, बार बार एमयू मुझे नहीं लगाना, लास्ट में आंसर लिखूंगा तब एमयू लगा लूंगा। अभी तो मैं 12 लिखूंगा केवल। कितने कार्बन के एटम है, एक ही है, तो 12 इंटू एक लिखो, ये हो गया पहला एटम। अब आप दूसरे एटम पर, दूसरा एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, बीच में लगा दो प्लस का साइन। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो लिखो 60। और कितने ऑक्सीजन है, तो इंटू 2, समझ आई, जोड़ लो, 12 32 कितना, 44। ठीक है, अगला जाओ। अब कुछ मॉलिक्यूल आपके सामने लिख रहा हूँ, सबके आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। जैसे पहला मॉलिक्यूल होगा CH4, इसका निकालो जल्दी से। एक निकालो NO2, इसका निकालिए। एक निकालो H2SO4। तो सल्फर का एटॉमिक मास पता है क्या, 32। ठीक है, चलिए। हाँ, 22 न्यूट्रॉन आर्गन में होते हैं, ये निकाल लो। एक निकालो इथेनॉल का, इथेनॉल का फॉर्मूला आपको आता है C2H5OH, इसका निकालिए। एक निकालो ग्लूकोज का, कुछ कॉमन कॉमन लिख रहा हूँ बेटा, जो हमारे बार बार काम आने वाला है, इनके एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास हमें आने ही चाहिए, और कुछ के तो मॉलिक्यूलर मास आप याद ही कर लो तो ज्यादा बेटर है। ग्लूकोज का हमें बार बार काम आएगा, बार बार, तो उसका याद ही कर लेना, जितना भी निकल गया उतना। ये कर लो, और एक आप कर लो, इथेनॉल हो गया, ग्लूकोज हो गया। यूरिया का निकालो, एक यूरिया का फॉर्मूला होता है बेटा NH2CONH, तो NH2CONH2, ये निकालो। इसका नाम ध्यान रखना पड़ेगा, इसको यूरिया बोलते हैं। जिनका नाम आपको नहीं पता उनका नाम लिख लेना भाई। H2SO4 का नाम क्या होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो कुछ तो कॉमन इनके नाम आपको पहले से आते होंगे, नहीं आते उनका नाम लिख लीजिएगा। NO2 का नाम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CH4 को मीथेन बोलेंगे। और ये आपका हो गया ग्लूकोज, तो ये आपका हो गया ग्लूकोज। ऊपर वाला हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, एक को देखो, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन C6H6, तो वो भी ध्यान रखना। तो बेंजीन भी कॉमन है, तो बेंजीन का होगा बेटा C6H6। एक को लिखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड L2O3, इसका निकालो। इतने निकालो, बाकी वही तरीका रहेगा अपना निकालने का। इसमें बस लास्ट में ऐड कर लेना, इसको निकाल लेना, CuSO4.5H2O। और इसमें Cu का मैं आपको बता रहा हूं, आपको नहीं पता होगा तो Cu का कितना होता है बेटा, 63 होता है। इसमें एक और ऐड कर लेना लास्ट में, एक SO4 2- का भी निकालो, सल्फेट आयन का। और एक निकालो NH4+1 अमोनियम आयन का। इतना जल्दी से निकाले। हाँ, पहला वाला CH4 नाम होगा मीथेन। कैसे निकालेंगे बेटा, सी का कितना होगा सी का कितना होता है भाई, 12 होता है। जिनको नहीं पता लिख लेना भाई, सी का मास नंबर 12 होगा, तो 12 लगा दो पीछे MU, तो उसका एटॉमिक मास बन जाएगा। तो 12 होगा सी का, एक ही सी है बेटा, 12 इंटू 1। एच का कितना होता है भाई, 1 होगा, तो 1 इंटू 4 इक्वल टू 16 MU। तो मीथेन का जो एटॉम मॉलिक्यूलर मास होगा दैट इज 16 MU। एक और बात ध्यान रखना, क्या हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एग्जैक्टली 1 होता है क्या, नो, 1.005 के आसपास होता है, 85 के आसपास होता है। लेकिन वो लगभग कितना, एग्जैक्टली 1 तो नहीं होता बेटा, लेकिन लगभग 1 के बराबरी तो है, इसलिए अपन उसको कितना मान लेते हैं, 1। तो ध्यान रखना, इसका फिक्स 1 नहीं होता। क्या उसी तरह कार्बन का एग्जैक्टली 12 होता है क्या, नो सर, 12 पॉइंट समथिंग होता है। तो उसका बहुत कम डिफरेंस होगा, तो अपन उसको कितना मान लेते हैं बेटा, 12। समझ पा रहे हो, ठीक है, चलिए। NO2 का कितना होगा, N का कितना, 14, एक N1 होगा कितना, 16, 2O इंटू 2, सॉल्व कर लो भाई। तो ये 14 हो गया, प्लस ये हो गया बेटा 32, 14 + 32, हाँ जी 46,
6 Mu, Mu लगा देना सब में। सल्फ्यूरिक एसिड कितना आएगा बेटा, H का निकालो, H का कितना होगा, एक H का 1, कितने H अपने पास 2, तो 1 × 2 प्लस H का 32 और एक ही H है तो 1 प्लस O का और O का इंटू 4, सॉल्व करो जल्दी से। 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा बेटा, ये 34, 34 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 98 Mu। ठीक है, नेक्स्ट आओ, इथेनॉल। सी का निकालो, सी का कितना 12, 12 × 2 प्लस H का, अब H का देखो यहाँ 5 H तो यहाँ एक H है, आप चाहो तो अलग अलग निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप चाहो तो ये मान लो कि H को भी यहाँ जोड़ लो, समझ रहे हो, जैसे आपको सुटेबल हो। तो मैं एक साथ ही मान लेता हूँ ना भाई, 6 H टोटल यहाँ पर, एक H का 1 होगा तो 6 H का इंटू 6 कर देंगे, प्लस एक ही हो तो कितना जाएगा 16, 12 × 2 हो जाएगा 24, 24 प्लस कितना हो जाएगा 6 प्लस 16 कितना, हाँ जी 46 Mu। क्या दो मॉलिक्यूल का एटॉम मॉलिक्यूलर मास सेम हो सकता है क्या, और हो सकता है, हो रहा है देखो, NO2 का भी 46 था, उसका भी 46 है, हो सकता है, कोई इसमें कोई नई बात नहीं है। ग्लूकोज बताओ सर, ग्लूकोज, ग्लूकोज कार्बन कितना 12 इंटू 6 प्लस H कितना इंटू 12 प्लस O 16 इंटू 6, सबको सॉल्व कर लो, कितना आएगा बेटा 180 Mu। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास रट लो 180 होता है, बार बार काम आता है सर। आ जाओ यूरिया, अब यूरिया का कैसा निकाला आप लोगों ने, एक तरीका तो है कि सर ऐसे निकाल लेते, पहले N का कितना 14, एक ही N यहाँ पर, ठीक है, प्लस एक H का एक, 2 H है तो 2 हो जाएगा, C एक ही C है तो कितना हो जाएगा 12, एक O है तो कितना हो जाएगा 16, एक N है तो कितना हो जाएगा 14, 2 H है तो कितना हो जाएगा 2। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो सर, इसको मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की फॉर्म में लिख लूं, मतलब सब N को एक साथ लिख देता हूं, वो भी तरीका अपने पास। कितने N है बेटा यहाँ पर 2, तो क्या हो जाएगा ये N2, H कितना है H 4 और एक C है और एक O है, आप इससे भी निकाल लो, एक ही बात है, आपकी इच्छा। कितना आएगा 60 Mu। और यूरिया को भी याद कर लो भाई, यूरिया भी बार बार काम आता है, तो यूरिया का जो मॉलिक्यूलर मास होगा दैट इज 60। नेक्स्ट आ जाओ सर, बेंजीन का कितना, तो भाई हमें पता है कि भाई सी का कितना होता है बेटा 12, कितने सी है 6, तो 12 × 6 प्लस H का कितना 1, कितने H है यहाँ पर 6, तो कितना हो जाएगा 12 × 6 72 प्लस 6 78, तो बेंजीन का भी याद कर लो 78 Mu होता है। कुछ कॉमन मॉलिक्यूल है उनको तो याद ही कर लो, ज्यादा बेटर, बाकी निकालना में आता है तो जब भूल जाए तो फिर निकाल लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। L2O3 आ जाओ, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 27, अरे ऐसे क्या करते हो, इंटू 2 प्लस O का 16 इंटू 3, सॉल्व करो, 27 इंटू 2, 27 इंटू 2 54 प्लस 48 कितना 102 Mu। ठीक है, अब इस पर जाओ, अब कभी कभी कुछ मॉलिक्यूल में से डॉट लगा हुआ होगा तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, इसका मतलब क्या है, ये जो H2O कितने बेटा यहाँ 5 H2 है, और ये एक सिंगल मॉलिक्यूल, अलग अलग नहीं है, डॉट बस ऐसे लगा देते हैं वो, ये इट इज अ सिंगल मॉलिक्यूल। और ये जो वाटर होता है इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, चलिए, तो ये वाटर भी इसी मॉलिक्यूल का पार्ट है। आ जाओ भाई, कॉपर का कितना, कॉपर का 63 होता है, मैं लिख दिया था यहाँ पर, तो उसे वो यूज कर लो। एटम का एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, तो एटॉमिक मास आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 20 तक तो हमें आते ही है ना भाई, तो उतने याद रखो, बाकी एक्स्ट्रा मत जाओ, तो गिवन ही होगा तो जबरदस्ती अपन न्यूट्रॉन्स के नंबर क्यों याद रखें भाई, नहीं करेंगे हम, तो बस उस 20 तक याद कर लेंगे, बाकी आपको गिवन होगा। 63 सल्फर का कितना, सल्फर 32, एक ओका हो गया 16 इंटू 4 प्लस, अब इससे अब इसका कैसे निकालोगे कि भाई वाटर का निकाल लो और उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक तरीका कि सर H कितने H होंगे बेटा यहाँ पर 10 और O कितने होंगे 5, तो या तो H और O के अलग अलग करके निकाल लो, या फिर एक साथ वाटर का निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। और वाटर का कितना होगा 18, मैं सिंपली क्या करूंगा 18 लिखूंगा और इंटू 5 कर दूंगा सर, ये हो गया काम। जोड़ो भाई कितना आ रहा है 240, पक्का मैं तेरे पे विश्वास कर रहा हूँ बेटा, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा।
आदित्य जो बोलेगा उसकी बात को मान लिया जाएगा, सही है क्या? पक्का? क्या कर ले एक बार, सही होगा वैसे जहां तक मुझे भी लगता है। आपने भी चेक किया ना बेटा? 39 की 49? हाँ। अरे क्या हुआ प्रभु, कितना 39 की 49 है? मुझे जोड़ना पड़ेगा क्या? हाँ, 49 पक्का? ठीक है 49। चलो 49 ना, 249। नेक्स्ट आ जाओ। ऐसा फॉर 2 माइनस, अगेन माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटम पे आए मॉलिक्यूल पे एक ही बात होगी सर। अरे कहाँ हो गया? एस ऑफ 2 माइनस कितना आएगा? एस ऑफ 2 माइनस का इसका कितना? 32 प्लस ओ का 16 इंटू 4। अब जोड़ लो भाई कितना? 96 AMU। अगला NH4 प्लस, एन का कितना भाई? 14 और 4H का 4। बार बार ये बस ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई कर करके लिखना है, ये तो समझाने के लिए भाई। आप सीधा ही लिख देना भाई, इसको 4 ही तो उसको 1 इंटू 4 थोड़ी लिखूंगा बार बार जी। और कितना हो जाएगा बताइए? 18 AMU। तो अमोनियम का हो जाएगा 18 AMU। ठीक है, चलिए एक लास्ट टॉपिक लिखो जल्दी। फॉर्मूला मास। एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट। क्या मॉलिक्यूलर वेट भी वैसे हो जाएगा क्या? जो मॉलिक्यूलर मास आया उसमें क्या एम हटा दो तो क्या बन जाएगा वो? मॉलिक्यूलर वेट। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब आओ फॉर्मूला मास। अब फॉर्मूला मास क्या होता है भाई, थोड़ा समझना ध्यान से, ज्यादा दिन वो नहीं, सिंपल सा। जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूँ वाटर है, अब वाटर का क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूल होगा। वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा? और वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला H2O। अगर मान लो मैं थोड़ा सा पानी लेता हूं तो उस थोड़े से पानी में क्या होंगे? बहुत सारे H2 होंगे। इस तरीके से वहां पर बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स हों। ये आपका एक वाटर का अपन एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। इधर मैं लेता हूं बेटा कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। लेकिन क्या NaCl का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है क्या? जिस तरह वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बेटा, एक सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल, ये सब अलग अलग सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स हैं। उस तरीके से कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला तो ये होता है, नो डाउट। लेकिन कभी भी आपको कॉमन सॉल्ट NaCl की फॉर्म में नहीं मिलता है। ये जो कॉमन सॉल्ट है बेटा, क्या एक टाइप का सॉल्ट है क्या? सोल्ट हमेशा ना बेटा आपको किस फॉर्म में मिलते हैं? क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलते हैं। सॉल्ट की जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो क्या होगी? क्रिस्टल्स मानते हैं। अब एक जो क्रिस्टल होगा ना सॉल्ट का, तो ऐसा नहीं कि एक क्रिस्टल्स के अंदर केवल एक Na होगा और एक Cl होगा। एक क्रिस्टल्स के अंदर बहुत सारे Na होते हैं और बहुत सारे Cl होते हैं। बहुत सारे Na और बहुत सारे Cl मिलकर मिलकर क्या बनता है बेटा? एक क्रिस्टल बनता है, या फिर एक यूनिट बनती है। क्या बनती है यहां पर? एक यूनिट बनती है सर। अब एक यूनिट में Na भी होंगे और इस यूनिट में Cl भी होंगे। और एक Na नहीं होगा, कितने Na होंगे बेटा? बहुत सारे होंगे। और बहुत सारे क्या होंगे? Cl होंगे। वो सब मिलकर एक सिंगल फॉर्मूला यूनिट बनाते हैं। कौन सी यूनिट है ये? फॉर्मूला यूनिट। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या NaCl कभी भी एक Na और एक Cl की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्या? क्या कहीं कहीं आपको एक NaCl मिल सकता है क्या? नो सर, NaCl कभी नहीं मिलेगा। NaCl हमेशा किस फॉर्म में रहेगा बेटा? क्रिस्टल्स की फॉर्म में। और एक क्रिस्टल्स के अंदर बहुत सारे Na होंगे और बहुत सारे Cl होंगे। एक NaCl का एग्जिस्टेंस नहीं होता। गेटिंग? क्या एक H2 मुझे मिल सकता है क्या? हाँ, H2 का एग्जिस्टेंस है, एक H2 होता है, लेकिन एक NaCl नहीं होता। NaCl हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे बेटा? क्रिस्टल्स की फॉर्म में। लेकिन जो NaCl होगा ना भाई, इस क्रिस्टल्स के अंदर, इस लैटिस के अंदर जितने Na होंगे उतने ही क्या होते हैं बेटा? Cl होते हैं। दोनों का रेशियो 1:1। अगर मान लो इसके अंदर 50 Na है तो 50 ही क्या होंगे? Cl होंगे। ये रेशियो फिक्स रहेगा सर, इसमें कोई चेंज नहीं आता। हाँ, दोनों सेम ही है। जितने Na के एटम्स होंगे उतने क्या होंगे यहाँ पर? Cl के। अगर इस यूनिट के अंदर, एक यूनिट के अंदर 50 Na है तो 50 ही क्या होंगे इसमें? Cl भी होंगे। दोनों का रेशियो कितना रहेगा बेटा? 1:1। ठीक। अब ये जो मास होगा ना इस यूनिट का, इसी को अपन क्या बोलते हैं? फॉर्मूला मास।
ठीक है, लेकिन इसको निकालने का ऐसा कुछ नहीं कि नया तरीका है, अपन यही मान के चलेंगे बेटा कि इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो। मुझे मतलब इससे नहीं कि 50 एन है कि 50 सीएल है, मुझे मतलब है कि उस यूनिट के अंदर जितने भी एन है जितने भी सीएल है उनका सिंपलेस्ट रेशियो कितना है। एक बार आपने रेशियो निकाल लिया, फिर उस रेशियो का आपको मास निकालना है। फिर जो भी मास आएगा उस मास को मैं मोलिकुलर मास ना बोलकर उसको मैं क्या बोल देते हैं, फॉर्मूला मास बोल। चीज वही है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं। बस ये ध्यान रखना कि NaCl अकेला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। NaCl हमेशा क्रिस्टल की फॉर्म में होगा, उसमें बहुत सारे Na होंगे, बहुत सारे उसमें Cl- होंगे। अब NaCl का जो ये मास निकालूंगा, निकालने का तरीका वही होगा। कैसे निकालेंगे भाई, Na का कितना होगा बेटा 23 और Cl का 35.5, कितना जाएगा 58.5। निकालने का तरीका कतई वैसा जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, बस बोल दूंगा इसको मैं क्या, फॉर्मूला मास बोल दूंगा। ठीक है, तो और ये लॉजिक कहां कहां लगेगा बेटा, सॉल्ट्स में ऐसा ही लगता है। कोई सा भी सॉल्ट हो, सब सॉल्ट का क्या होता है भाई, फॉर्मूला मास होगा, मतलब सब सॉल्ट के क्रिस्टल्स होंगे। सिंगल मॉलिक्यूल आपको सॉल्ट का नहीं मिलता है, क्योंकि सॉल्ट हमेशा क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। गेटिंग, कोई दिक्कत? ठीक है, तो निकालने का तरीका वही रहेगा, इसमें नया डिफरेंस कुछ भी नहीं। बस एक दो क्वेश्चन लिख लो जल्दी से इसके। तो MgCl2 का निकालना आपको फॉर्मूला मास, MgCl2 का आपको निकालना है, किसी और का निकाल लो भाई। MgCl2 हो गया, KCl का निकाल लो, दो बहुत है। ठीक है, दो ऐड कर लो, घर पे कर लेना। कोई डाउट? तो ये किसकी बात हो गई, फॉर्मूला मास की। तो आज क्या क्या बात कर लिया अपन लोगों ने, एटॉमिक मास की बात हो गई, कैसे निकालते क्या होता है एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, AMU की बात हो गई, फिर एटॉमिक वेट की बात होगी, फिर मॉलिक्यूलर मास, और फिर मॉलिक्यूलर वेट, और फिर लास्ट में अपन लोगों ने फॉर्मूला मास की भी बात कर ली। कोई समस्या? अगली क्लास से अपन क्या स्टार्ट कर देंगे, मोल। मोल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं, उसकी अगली क्लास से अपन मोल्स की कहानी अपनी स्टार्ट हो जाएगी। कोई समस्या तो पूछ लीजिए। पक्का? पक्का, ठीक है। तो बाकी फिर अपन लोग नेक्स्ट क्लास में इस कहानी को और भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा।